हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आइए आज हम आरंभ करते हैं अपना हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय, जिसका नाम है वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। वर्ण विचार। पहले हम बात करते हैं वर्ण होते क्या हैं। जैसे यदि हम बात करें शब्द कलम की, कलम में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं? क जमा अ, ल जमा अ, म जमा अ, यानी 6 ध्वनियाँ मिलकर यह शब्द बना रही हैं कलम। साथी, साथी में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हैं वे हैं स जमा आ जमा थ जमा ई, साथी। इसी प्रकार जब हम गिलास की ध्वनियों को अलग अलग करके लिखते हैं वे बनती हैं ग जमा ई जमा ल जमा आ जमा स जमा अ, गिलास। हम अपने विचारों तथा मनोभावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। जब भी हम बोलते हैं तो किसी न किसी प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, और जब इन ध्वनियों को लिपिबद्ध कर लिया जाता है तो वे कहलाते हैं वर्ण। यदि हम वर्ण को परिभाषित करना चाहें तो यह कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है, इसके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई जो किसी भी भाषा की होती है उसे कहा जाता है वर्ण। वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ वर्णमाला में हमारे पास स्वर, व्यंजन और उनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, वो देख लेते हैं किस प्रकार हैं। स्वर, 11 स्वर होते हैं हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में। वे हैं अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। इस प्रकार हमारे 11 स्वर हैं। व्यंजन, क से म तक व्यंजन, क ख ग घ ण, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। उसके बाद जो व्यंजन है उन्हें अलग से नाम दिया गया है अंतस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, य र ल व। फिर ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, श श स ह। संयुक्त व्यंजन भी 4 ही हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। अयोगवा हमारे होते हैं अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अन्य 2 व्यंजन होते हैं हमारे। ड के नीचे जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं बनता है ड़, और ढ के नीचे जब हम बिंदु का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है ढ़। ये ढ़ और ढ को अन्य व्यंजनों के वर्ग में रखा गया है। वर्ण के भेद क्या होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर, इनकी परिभाषा क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के सीधी मुख से बाहर आ जाती है, कंठ से सीधी बाहर आ जाती है, उन्हें बोला जाता है स्वर। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। हमारी हिंदी भाषा में 11 स्वरों को स्थान दिया गया है, जो हमने अभी बताए थे। आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। स्वरों के भेद, हम इन पर चर्चा करते हैं। स्वरों के कितने भेद हैं और वे क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, और ये 4 होते हैं संख्या में हमारी हिंदी भाषा में। अ इ उ रि, ये 4 स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है। अब हम चलते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, उनके जान लेते हैं। 7 ऐसे स्वर हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये 7 स्वर ऐसे हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, ज़्यादा समय लगता है। उन्हें हमने वर्गीकृत किया है दीर्घ स्वरों में। प्लुत स्वर, स्वरों का तीसरा भेद है प्लुत स्वर। वैसे तो हिंदी भाषा में इनका प्रयोग लगभग समाप्ति हो चुका है,
लेकिन यदि हम इन्हें परिभाषित करना चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें कहा जाता है प्लुत स्वर। इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है जब हम किसी को लंबी आवाज़ देकर पुकारना चाहते हैं या कोई लंबी ध्वनि बोलना चाहते हैं, जैसे ओम। तो इस तरह से जो बीच में ये ध्वनि है, ओम बोलने में ये बीच में जो ध्वनि लिखी गई है यही है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, अब हम चलते हैं स्वरों की मात्राओं की ओर। स्वर 11 हैं, उनकी मात्राएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। अ सबसे प्रथम स्वर है अ, जिसकी मात्रा नहीं होती परंतु यह प्रत्येक व्यंजन में सम्मिलित होता है। जैसे यदि हम क जमा अ करते हैं तो पूर्ण रूप से व्यंजन बनता है क। आ की मात्रा इस प्रकार एक सीधा, जैसे पूर्ण विराम की तरह डंडा लगाया जाता है, इस तरह से आ की मात्रा होती है क जमा आ मिलाकर बनेगा का। क जमा ई, ये ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा। क जमा ई की, बड़ी ई की मात्रा के लिए राइट तरफ सीधी तरफ चले जाएंगे हम, इस तरह से मात्रा लगेगी। क जमा ई मिलाकर बनेगा की। छोटे ऊ की मात्रा यानी उ की मात्रा इस तरह से बन जाती है और क में जब उ की मात्रा मिलेगी तो बनेगा कु। इसी प्रकार क में जब बड़े ऊ की मात्रा लगेगी इस तरह से तो बनेगा कु री। री की मात्रा कैसे लगती है? इस री की मात्रा इस तरह से लगती है पैर में नीचे, जैसे कि क में री की मात्रा मिलाकर हमें मिलेगा क्री। क जमा री की मात्रा मिला के बनेगा क्री। इसे कई बार उच्चारण में बच्चे गलत बोलते हैं, क्र बोल देते हैं, वैसा नहीं होगा। री की मात्रा है तो री की ही आवाज आनी चाहिए, क्री। ए की मात्रा, छोटी ए की मात्रा भी बोला जाता है इसे। क जमा ए की मात्रा अगर हम जोड़ते हैं तो बनता है के। आई की मात्रा यानी बड़ी ए की मात्रा जब क में हम योग कर लेते हैं उसका तो बनता है कई। ओ की मात्रा इस प्रकार लगाई जाती है, ओ की मात्रा क जमा ओ को, और ये औ की मात्रा डबल कर दिया जाता है इसे तो औ की मात्रा बन जाती है क जमा औ कऊ, या कौ भी बोल सकते हैं इसे। अनुस्वार, जब क के ऊपर अनुस्वार लगता है तो कंग, जैसे कंगन अगर हम बोले तो वहां हमने अनुस्वार लगाया तो क जमा अंग कंग। इसी तरह से जब हम विसर्ग लगाते हैं, यहाँ विसर्ग क के पीछे जब विसर्ग लगेगा तो बनेगा कह। हल्के रूप से ह की तरह से इसे बोला जाता है कह। औ की मात्रा सिर्फ इस तरह से चांद बनाकर बताया जाता है। क जमा औ की मात्रा जोड़ेंगे तो बनेगा कौ। जैसे ड जमा औ डॉ, डॉक्टर के लिए प्रयोग करते हैं आप, ऐसे ही क जमा औ की मात्रा जोड़ेंगे बनेगा कौ। अयोगवह ध्वनियां कौन सी होती हैं? अयोगवह, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इन तीनों को हम अयोगवह कहते हैं। ये ना तो स्वरों में सम्मिलित हैं ना ही व्यंजनों में। स्वरों में क्यों सम्मिलित नहीं? क्योंकि इन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं उच्चारित किया जा सकता, और व्यंजनों में इन्हें इसलिए हम वर्गीकृत नहीं कर सकते क्योंकि व्यंजनों को लिखने के समय हम स्वरों को अंत में लिखते हैं, अंत में उनका योग होता है, और यहाँ उसका विपरीत प्रारंभ में इनका स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए अयोगवह जो ध्वनियाँ हैं वो हैं हमारी 3, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, परंतु ये ना स्वर हैं ना व्यंजन, इसलिए इन्हें अलग से हमने वर्गीकृत करके इनका नाम दिया है अयोगवह। अयोगवह कहते हैं क्योंकि एक और कारण है इन्हें अयोगवह क्यों कहा जाता है, क्योंकि योग रहित होने पर भी अर्थ का वहन करते हैं। अनुस्वार, जिसके उच्चारण में केवल नासिका से श्वास वायु निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। केवल नासिका से जब वायु बाहर आ जाती है उसे बोलते हैं हम अनुस्वार। जैसे यदि हम बोलना चाहें बंदर, बंदर, तो यह हमने अनुस्वार का प्रयोग किया। अनुस्वार का प्रयोग बिंदु के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार पंकज या संगीता लिखना चाहें तो वहाँ भी हम बिंदु का प्रयोग करते हैं एक अपने व्यंजन के ऊपर। तो इस प्रकार
अनुस्वार का बिंदु के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो नासिका से वायु बाहर आती है। ये हम इस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं। अनुनासिक क्या होता है? चंद्रबिंदु। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो वायु नासिका तथा मुख दोनों से बाहर आती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे हम लिखना चाहते हैं सांस, तो सांस में हमारी जो वायु है वह मुख तथा नासिका से बाहर आएगी, इसीलिए हम यहाँ अनुनासिक का प्रयोग करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। सांस, खांसी, सांवला इत्यादि जैसे शब्दों को लिखने के लिए हमें अनुस्वार न प्रयोग करते हुए अनुनासिक का प्रयोग करना पड़ता है। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह के रूप में किया जाता है और इसे किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है? वर्ण के अंत में 2 बिंदु लगाकर। जो भी कोई व्यंजन होता है, जैसे हम लिखना चाहते हैं अतः, तो त के अंत में यहाँ 2 बिंदु इस प्रकार लगाए जाते हैं, यह विसर्ग का रूप है। तो विसर्ग जैसे तत्सम शब्दों में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, अतः, प्रातः, क्रमशः, प्रातःकाल इत्यादि इन शब्दों में पुनः जैसे लिखना हो, इस तरह से जिन शब्दों में पीछे हल्की ह की ध्वनि होती है वहाँ विसर्ग का प्रयोग किया जाता है और 2 बिंदु के रूप में इसे दर्शाया जाता है। कुछ विशेष बात आपको बताते हैं इन स्वरों के बारे में, अनुनासिक और अनुस्वार के प्रयोग के बारे में। यदि हमें लिखना है गेंद, गेंद, छोटी सी न की ध्वनि आ रही है। अब हमें यहाँ अनुस्वार लगाना चाहिए या अनुनासिक लगाना चाहिए, ये देखते हैं। जब भी कभी इस तरह से मात्रा ऊपर आ जाती है, यदि ग के ऊपर ही आपको बिंदु या चंद्र बिंदु का प्रयोग करना है, लेकिन वहाँ पहले से ही मात्रा लगी हुई है, तो वहाँ हम कभी भी चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। यदि हमें न की ध्वनि देनी है और पहले से ही मात्रा लगी हुई है किसी व्यंजन के ऊपर, तो हम वहाँ पर कभी भी अनुनासिक का प्रयोग नहीं करेंगे, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर यदि स्वर की मात्रा है तो वहाँ पर चंद्र बिंदु न लगाकर केवल अनुस्वार ही लगाना चाहिए। जैसे गेंद में हमने लिखा, इसी तरह से यदि हम खरोंच या चोंच लिखना चाहे तो वहाँ भी बिंदु का यानी अनुनासिक का प्रयोग न करते हुए अनुस्वार का प्रयोग ही किया जाएगा। व्यंजन। अब हम देखते हैं व्यंजन किन्हें कहा जाता है और किस किस तरह के व्यंजन हैं हमारी हिंदी भाषा में। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों से बाधित होती है, टकराती है, फिर बाहर निकलती है, उन वर्णों को हम कहते हैं व्यंजन। हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं, परंतु संयुक्त तथा अन्य व्यंजनों को यदि हम मिला लें तो उनकी संख्या बन जाती है 39। वैसे तो 33 हैं हमारे व्यंजन, लेकिन संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजनों को मिलाकर इसकी संख्या हो जाती है व्यंजनों की हमारे हिंदी वर्णमाला में 39, 39।